मेरे सामने खड़ी है R15 V4 और ये अपने सेगमेंट में यानी कि 150 सीसी सेगमेंट में अभी भी बेस्ट क्लास बाइक है, क्योंकि बेस्ट स्पीड इसमें मिल जाता है और बेस्ट इंजन परफॉर्मेंस, स्मूथनेस, वो सब कुछ इस बाइक में मिल जाता है। तो चलिए डिटेल में हम जानते हैं कि क्या क्या खास चीज़ें हैं अपने सेगमेंट के हिसाब से और कौन कौन सी बाइक में कितना आपको पावर डिलीवरी मिलता है और इस बाइक में वहाँ पे कितना पावर डिलीवरी आपको मिलता है और क्यों अपने सेगमेंट की बीस्ट अभी भी ये बनी हुई है। क्योंकि हम लोग देख लेते हैं प्रैक्टिकली, लेकिन कुछ चीज़ों को हमें ये भी जानना चाहिए कि आखिर ये ऐसा कर क्यों पाती है। जैसे बहुत सारी बाइक से जब हम कंपेयर करते हैं तो ये उससे मान लीजिए हाई स्पीड में भी ज़्यादा अच्छी आती है, स्मूथनेस में भी ज़्यादा अच्छी चली जाती है और इसका जो गियर है वो भी इसमें 6 मिल जाता है। तो ये सभी चीज़ें ज़्यादा क्यों है इस बाइक में, उन सभी डिटेल पे भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो ये इंजन ही वो इंजन आता है जो कि नॉर्मल 150 सीसी में आप लॉन्ग इंजन देखते हैं, लॉन्ग स्टॉक इंजन देखते हैं, उससे इसका इंजन का डिज़ाइन ही अलग होता है। तो ये डिफरेंट टाइप का इंजन ही है। मान लीजिए जैसे नॉर्मल जो भी इंजन है उसमें ये थोड़ा सा अलग इंजन है, तो वो चीज़ इसमें मिल जाती है क्योंकि ये VVA के साथ आ जाती है इंजन, वेरिएबल वाल्व एक्चुएशन। उसमें क्या होता है, मान लीजिए एक तरह से कि एयर इनलेट का जो है एक्स्ट्रा डोर आपके पास होता है जो कि 6,500-7,000 RPM के बाद जो है वो ओपन हो जाता है। तो उसके बाद गाड़ी जो है और थोड़ा सा बीस्ट हो जाती है, थोड़ा सा और जैसे मान लीजिए एक एरिया से जितना एयर अंदर जाना है उतना ही जाता है, लेकिन अगर कुछ एक्स्ट्रा एयर अंदर जाने का जगह मिल जाए तो क्या बात होगी बाइक के लिए। तो वो चीज़ इसका VVA काम करता है एक पर्टिकुलर RPM के बाद, तो वो चीज़ इसकी एक अलग हो जाती है इंजन के साथ। साथ ही साथ 150 सीसी सेगमेंट में कोई भी आपको स्लीपर क्लच नहीं देता है। R15 V4 या फिर R15 की कोई भी सीरीज़ जो पहले भी आती थी V3, उसमें भी आपको स्लीपर क्लच मिलता था, तो वो भी इसकी एक खासियत हो जाती है। तीसरा खासियत की बात करें तो इसमें मिल जाता है आपको 6 गियर ट्रांसमिशन, जो कि 6 गियर ट्रांसमिशन बहुत सारी बाइक्स नहीं देती। इवन आप देखते होंगे कि पल्सर जो अभी आई है 250 सीसी में भी बहुत सारी बाइक्स, जैसे यामाहा की FZ 250 है, वो भी 250 सीसी सेगमेंट की है, लेकिन उसमें फिर भी 6 गियर्स नहीं मिलते हैं। बेसिकली गियर हमारे बाइक की जो इंजन से जो पावर डिलीवरी होता है चक्का तक, उसको ओवरड्राइव करके बढ़ाती है। मतलब एक एरिया तक वो माइनस में रहती है, फिर उसके बाद प्लस में चली जाती है। मतलब जितना इंजन घुमाएगा उससे ज़्यादा बार पहिया जो है वो घूमता है। तो जितने ज़्यादा गियर्स होते हैं बाइक में उतना ज़्यादा बेहतर होता है। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि 6 से भी ज़्यादा गियर दिया जा सकते हैं, लेकिन 6 गियर तक बहुत बढ़िया होता है। जितने इंजन बाइक को चलाना चाह रही है उससे ज़्यादा समझ लीजिए एक राउंड चक्का का वो चलता है। इसी कारण आपका जो है टॉप स्पीड भी ज़्यादा होता है, लेकिन इसके लिए आपकी बाइक में पावर भी ज़्यादा होनी चाहिए, जो कि इसमें आपको 18.4 PS का पावर मिलता है 155 सीसी की बाइक में। तो ये चीज़ भी इसकी एक खासियत हो जाती है, क्योंकि इतना ज़्यादा पावर कोई भी नहीं देता है। हाँ, लोग देते हैं, लिख के देते हैं, लेकिन जब टॉप स्पीड की बात आती है तो वो लोग फेल कर जाते हैं, लेकिन वहाँ पे ये टॉप स्पीड में हिट कर जाती है, जिसके कारण आपको पावर भी इसमें बेहतर मिलता है। तीसरी बात हो जाती है कि पावर के साथ टॉर्क भी आपको इसमें बेहतर मिलता है, जो कि 14.2 PS का इसमें आपको टॉर्क मिल जाता है। अब ये टॉर्क भी काम इसका पुलिंग पावर करती है, तो जो 0 से 100 जो आपको मिलता है वो भी बाकी सेगमेंट के मुकाबले इसमें आपको सबसे ज़्यादा मिलता है। बाकी सेगमेंट 13, 13.5, 12 न्यूटन मीटर का टॉर्क ये सब में जाके ख़त्म हो जाती है, लेकिन यहाँ पे आपको 14.2 न्यूटन मीटर का टॉर्क भी मिलता है। तो 0 to 100 का जो पिकअप भी होगा पावर के साथ जब इसको मिलाया जाता है तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेहतर टॉर्क मिल पाता है। उसके बाद जब इस बाइक में इतना ज़्यादा पावर है, टॉर्क है, तो बाइक गर्म भी ज़्यादा होगी। तो 155 सीसी सेगमेंट में आपको इस बाइक में मिलता है लिक्विड कूल्ड इंजन, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे, जिससे जैसे कार से जैसे कूलेंट से ठंडी होती है बाइक का इंजन, उसी तरह से ये बाइक का इंजन ठंडी होती है। इन बाइक्स को एक शॉर्ट स्ट्रोक इंजन बनाया रहता है, ताकि जो पिस्टन है अप एंड डाउन जो है वो फास्ट मूवमेंट के साथ कर सके, वो बहुत जल्दी अप एंड डाउन करती है। क्योंकि इस बाइक में आपको ये भी बता दूँ कि 150 सीसी सेगमेंट में आपको ये बाइक देती है 10,000 RPM का लिमिट, मतलब आप 18.4 PS का पावर विथ 10,000 RPM। तो ये बहुत ज़्यादा होता है। आप किसी भी इसके कंपटीटर में जाइएगा तो 8, 8,500, 9,000 तक जाके ख़त्म हो जाती है, लेकिन यहाँ पे आपको 10,000 का लिमिटेड मिलता है। उसके बाद भी हिट करता है लोग, लेकिन मतलब 10,000 हम बोल सकते हैं कि आपको कंपनी लिख के देती है। तो वो भी चीज़ इसमें सबसे ज़्यादा आपको मिल जाती है। इवन इसके टॉर्क में भी आपको सबसे ज़्यादा RPM यहाँ पे देखने को मिलता है। तो एक तरह से बोल सकते हैं कि RPM जो ओवरऑल टॉर्क है वो भी आपको 6 से 7,000 8,000 RPM तक आपको पूरे टॉर्क जो है वो डिलीवरी कर देती है। प्लस वो भी कर देती है, प्लस टॉप स्पीड के लिए इसमें आप VVA भी मान सकते हैं, या फिर इसका जो मेन पावर आपको 18.4 मिलता है उसको भी मान सकते हैं। टॉप स्पीड जल्दी गेन करने के लिए VVA जो है वो काफ़ी हेल्प करती है आपकी, जिसके कारण आप जो है इसको बीस्ट मानते हैं। हर गियर पे जब आप जो है इसके VVA को लिमिट क्रॉस करते हैं, यानी कि 6,500-7,000 RPM को क्रॉस करते हैं, तब उस समय जो है VVA हिट करता है और आपका जो है बाइक नॉर्मल किसी भी 150 सीसी सेगमेंट की बाइक से
हर गियर में थोड़ी ज़्यादा जो है ज़्यादा आगे निकल जाती है, उसका एक फ़ायदा मिलता है। बेसिकली हम बात तो यहाँ पे कर रहे हैं 150 सीसी सेगमेंट के साथ, लेकिन बात यहाँ हो जाती है कि ये बाइक जो है 200 सीसी की बाइक्स को, 250 सीसी बाइक्स को जो है वो टक्कर देती है। कभी भी इसको अगर हम लेके चलते हैं तो वो बात हो जाती है कि ये हमेशा 250 सीसी 200 सीसी बाइक्स के साथ जो है वो कम्पीट करती है। इस बाइक में एक और प्लस पॉइंट ये हो जाता है जिसके कारण ये बीस्ट बनी हुई है अपने सेगमेंट में, क्योंकि इस बाइक का इतना परफॉर्मेंस होने के बावजूद अगर आप इसको एक नॉर्मल अच्छे से चलाते हैं, इस बाइक को मतलब एक सही पेस में चलाते हैं, सही परफॉर्मेंस के साथ चलाते हैं, तो ये बाइक आपको माइलेज भी बहुत ज़्यादा देती है। तो माइलेज कितना है इस बाइक का? बेसिकली अगर आप आरपीएम लिमिटर हिट कर रहे हैं, वीवी ऑन कर रहे हैं बार बार, तो आपको ये बाइक 40 से 45 का माइलेज देगी। अगर आप इसका वीवीओ को हिट नहीं कर रहे हैं, वीवी ऑन नहीं कर रहे हैं, मतलब आप 4000 से 4500 आरपीएम तक ही बाइक चलाते हैं, उससे आप ऊपर नहीं जाते हैं आरपीएम को लेके, तो ये बाइक आपको 50 तक का भी माइलेज जो है वो टच करा देती है आसानी से। तो अपने सेगमेंट में भी जो है माइलेज जो है वो सबसे ज़्यादा देती है। अगर आप इसके वीवीए को नहीं टच करते हैं, वीवीए टच करने के बाद इसका माइलेज 40 से 45 के बीच रहता है, लेकिन अगर आप वीवीए टच नहीं करते हैं, यानी कि 5000 आरपीएम के नीचे आप बाइक को लगातार ड्राइव करते हैं, राइड करते हैं, तो आपकी बाइक जो है वो 50 से ऊपर का माइलेज देती है। तो ये भी इसका एक बेस्ट पॉइंट हो जाता है। मतलब एक समय के बाद, एक लिमिट समय के बाद लोग सब जिसको समझ में आ जाता है ये चीज़ कि आरपीएम को लिमिट को हिट नहीं करने से हमारी बाइक जो है वो ज़्यादा माइलेज देती है, तो वो लोग ऐसा फिर करने भी लगते हैं। बहुत लोग ऐसा भी करते हैं, उनको जब चाहिए होता है तो चलाते हैं। जैसे ओवरटेक में आप कभी कभी 7500 आरपीएम को पार करते हैं, 6500 आरपीएम को पार करते हैं, उसके बाद क्या करना होता है, एक बार आप जो है गियर डाउन करके फिर उसको वीवीए को वो आपको पता चल जाएगा इंजन के साउंड से कि कब आपका वीवीए ऑन है, कब आपका वीवीए ऑफ है। जब भी आप बाइक राइड करते हैं, तो जब भी उसको आप ऑफ रखते हैं तो आपका जो बाइक जो है वो और ज़्यादा माइलेज देता है। मैंने ये ऑब्जर्व किया है, जितने भी अपने व्यूअर्स हैं, जितने भी इसके ऑनर्स हैं, और ख़ुद भी उसके बाइक के इंजन के जो साउंड को आप फील कर सकते हैं जब आप उसको चलाइएगा तब। तो ये चीज़ हो जाती है। तो इन सारी खासियत के साथ जो है ये बाइक जो है अपने सेगमेंट में बीस्ट हो जाती है, जो कि इंजन के बारे में मुझे लगभग बताने में आपको 5 मिनट से ज़्यादा लग गया। आप समझ रहे हो कि इस इंजन में ये क्या खासियत हो जाती है। अब ओवरऑल इसके चेसी, मतलब अब सिर्फ आप बोलिएगा कि जो इसका दाम है वो भी तो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि नॉर्मल 150 सीसी 160 सीसी सेगमेंट की बाइक जो है वो 1.5 लाख के आसपास तक आ जाती है, लेकिन इस बाइक की प्राइस जो है वो काफ़ी ज़्यादा आगे भाग जाती है। तो क्यों ऐसा है? तो उसके कारण एक तो इंजन आपको थोड़ा सा इसमें हाई क्लास, थोड़ा सा अपने सेगमेंट में अच्छी क्लास का इंजन मिल जाता है। उसके साथ साथ इसमें आपको मिलते हैं अब अपसाइड डाउन जो है यूएसडी फॉक्स मिलते हैं, जिसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी होती है, और ये हैंडलिंग में, कॉर्नरिंग में जल्दी जो है वो हैंडल मूवमेंट के में सभी में ये काम करता है अच्छा। प्लस इसमें आपको मिल जाता है डुअल चैनल एबीएस, जो कि आगे पीछे दोनों ही काम करता है। तो डिस्क प्लेट 282 का आगे आपको मिलता है और डुअल चैनल एबीएस मिलता है, मतलब आगे भी एबीएस आपका वर्क करेगा, पीछे भी एबीएस वर्क करेगा। साथ ही साथ इसमें आपको 100 सेक्शन के एमआरएफ के टायर्स मिलते हैं, और ये मैं आपको बता दूं 52P इसकी रेटिंग्स होती हैं टायर्स की। तो टायर जो है वो अपने क्वालिटी क्लास में काफ़ी ज़्यादा अच्छे क्लास का होता है। आप देख सकते हैं इसकी ग्रिप्स, ऐसे टायर्स मतलब शायद KTM देती है, उसके बाद यही देती है। तो ये चीज़ आपको मतलब मिल जाएगा देखने को। पीछे आ जाते हैं अगर, तो उन सेम चीज़ों को यहाँ पे भी रखा गया है। 140 सेक्शन का टायर आपको कोई भी नहीं देता है, सिर्फ KTM देता है। उसके अलावा अगर आप किसी भी सेगमेंट में जाते हैं, बाइक में जाते हैं, उसमें भी KTM में भी आपको जो है 150 सीसी सेगमेंट में कोई बाइक आती नहीं है। 200 सीसी वाली बाइक जो है इसके साथ कम्पीट करने का कोशिश करती है। और यहाँ पे जैसे भी हम देख लें तो ये रेडियल ट्यूबलेस टायर आपको मिलता है 140 सेक्शन का, जो कि बाकी कंपनीज आपको नहीं ऑफर करती है। तो ये एक आपको एक खासियत हो जाती है। प्लस नॉर्मल आपको मोनोसॉकर मिलते हैं, लेकिन इसमें आपको यूनिट लिंक मोनोसॉकर शॉक एब्जॉर्बर्स मिलते हैं, जिसके कारण इस बाइक का जो पीछे का कंफर्ट है वो नॉर्मल बाइक से काफ़ी ज़्यादा अलग होता है, जो कि इधर से इंटरलिंक्ड होता है, लिंक्ड इसको बोलते भी हैं, यूनिट लिंक। तो सॉकर मेन यहाँ पे है, और इसकी यहाँ पे फिर बैलेंसर लगा के फिर इधर से बैलेंस करके इसके पीछे के बॉडी को बैलेंस किया जाता है। तो इसके कारण इसका जो बैलेंस है वो नॉर्मल बाइक से ज़्यादा बेहतर होता है, जिसके कारण जब हाई स्पीड परफॉर्मेंस पे जब हम इसको चला रहे होते हैं, तो क्योंकि इसका वेट भी 142 kg है विथ फ्यूल टैंक, शायद इसका वेट आपको बताया जाता है। तो इतना कम वेट होने के साथ साथ जो बाइक का जो बैलेंस है फिर भी वो ज़्यादा बेहतरीन होता है अपने सेगमेंट में, मतलब बीस्ट बनने के लिए जो है उसके पास ज़्यादा अच्छा बैलेंस यहाँ पे मिलता है। तो इन सभी चीज़ों को लेके मतलब एक कॉम्बाइंड पैकेज के अनुसार हम देखें तो ये बाइक उसी प्राइस रेंज में आती है और अपने आप में एक बीस्ट बन के नज़र आती है।
प्लस इसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, यामाहा कनेक्ट, ये सभी चीज़ें दी जाती है। इंफोटेन क्लस्टर भी इसमें काफ़ी बड़ा आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। सभी कुछ देखा होगा आपने। तो इस बाइक के बारे में मैं बेसिकली यही बता रहा था आपको कि अभी भी ये 150 सीसी सेगमेंट में बीस्ट क्यों है। क्या आप जो 50,000 रुपये ज़्यादा लगाते हैं किसी भी 150 सीसी सेगमेंट की बाइक से, तो क्या यह वर्थ इट है या नहीं है? तो मुझे लगता है कि वर्थ इट है, क्योंकि जो इसमें आपको परफॉर्मेंस और जो स्टाइलिंग मिलता है, मतलब R15 का जो स्टाइलिंग है वो सबसे बीस्ट स्टाइलिंग है। आप देखिए इसको एक बार शानदार एक राउंड लीजिए इस बाइक का, तो आपको समझ में आएगा कि ये बाइक कितनी अपने सेगमेंट के अनुसार जो है 150 सीसी की बाइक लगती ही नहीं है। सबसे पहले इसका फेयरिंग लुक ही काफ़ी शानदार है। आगे में प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प भी आपको यहाँ पे ऑफर किया जाता है, जिससे रोशनी भी काफ़ी अच्छी है और अपडेट भी लगातार करते हैं। ऐसे नहीं है कि बस कलर अपडेट आपको मिला। जब हम पहले चलाते थे R15S, फिर R15 वर्जन 1, वर्जन 2 आया स्प्लिट सीट के साथ, फिर वर्जन 3 आया, फिर वर्जन 4 विथ वर्जन M, ये दोनों चीज़ें करके आई। तो ये सब चीज़ आपको मिल जाए। जब आप R15M लेते हैं या फिर इसमें भी आप क्विक शिफ्टर भी लगवा सकते हैं, तो क्विक शिफ्टर का भी आपको ऑप्शन मिलता है। क्विक शिफ्टर आपकी गियर जो है वो जल्दी जो है वो शिफ्ट करता है, मतलब 1 2 3 4 5 6 जो है वो बहुत जल्दी आप गियर लगा सकते हैं। आप क्लच का कम से कम इस्तेमाल करके जो है गियर चेंज कर सकते हैं। तो ये क्विक शिफ्टर जो है काफ़ी ज़्यादा तेज़ काम करता है, काफ़ी ज़्यादा पिकअप लेने में जो है वो मदद करता है। बाइक जब भी आप गियर चेंज करते हैं तो एक ठहराव सा जो महसूस करती है वो चीज़ इसमें आपको नहीं मिलेगा। रियर व्हील में इसका जो है वो ट्रैक्शन कंट्रोल भी आपको मिल जाता है। तो ट्रैक्शन कंट्रोल क्या करता है, बेसिकली जब भी आपकी बाइक बहुत ज़्यादा फिसलन वाले रास्तों पे हो और या फिर आप कॉर्नरिंग कर रहे हो यानी टर्निंग ले रहे हो, अगर ये बाइक जो है वो पीछे का चक्का जो है ज़मीन छोड़ता है, तो उन केसेस में ट्रैक्शन कंट्रोल ब्रेक के साथ जो है सिंक होकर तुरंत वो चक्का को जो पकड़ती है और आपकी बाइक की स्टेबिलिटी ज़मीन पे बनाए रहती है, जिससे आपका बाइक जो है वो ज़मीन पे बना रहता है, वो फिसल के कहीं भाग नहीं जाता है। तो वो वाली प्रॉब्लम भी नहीं होती है। तो इन सभी एडवांस फीचर सिर्फ इसी बाइक में आपको मिलेंगे। अगर आप 150 सीसी सेगमेंट में जाएंगे तो एक लौती बाइक हो जाती है। मुझे लगता है कि मुझे सारे वर्ल्ड की तो नहीं पता, लेकिन इंडिया में एक लौती बाइक है जो कि इतने सारे फीचर्स के साथ 155 सीसी की आती है और इसका ही दाम सबसे ज़्यादा है। अगर हम बात करें 150 सीसी सेगमेंट में, तो इससे ज़्यादा दाम किसी का है भी नहीं, जो कि 2 लाख के ऊपर जो है दाम इसकी भागती है। तो वो चीज़ भी इसमें आपको मिलते हैं। तो यही था ओवरऑल मेरा इस वीडियो में कंक्लूजन कि क्यों अपने सेगमेंट में ये बीस्ट बन के बैठी हुई है। अगर कोई भी बाइक इसके सामने खड़ी होती है तो वो छोटी ही हो जाती है, तो वो चीज़ आपको इस बाइक के साथ मिलती है। तो यही है R15 V4 या फिर R15M, जिसकी खासियत ये सारी चीज़ें हैं। तो अगर आप ये बाइक लेना चाहते हैं और कोई भी कलर सिलेक्ट करके लेना चाहते हैं तो मलिन यामाहा आ सकते हैं हाजीपुर, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर एड्रेस जो है आपको दिख रहा होगा। तो वहाँ पे जाइए, इस बाइक को देखिए, सभी कलर्स इसके अवेलेबल हैं। 4 से 5 कलर है, V4 भी आता है, R15S भी आता है, R15M भी आता है। तो ये तीनों आप जो है मॉडल देख सकते हैं अपने सामने से, जो आपको पसंद आए आप ले सकते हैं। बाय बाय।